6 दिसंबर बाबा साहब का 61वां परिनिर्वाण दिवस है। राजनीतिक रूप से बाबा साहब को हर पार्टी अपना आइकॉन मानने लगी है, लेकिन सामाजिक रूप से, रणनीतिक रूप से और वैचारिक रूप से कौन पार्टी कितना उनके करीब है और उनके जो सपने थे, उनके जो रास्ते बताए गए थे, जो जिस तरह की समानता, इक्वालिटी और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ उनकी समझ थी, जिस तरह की संवैधानिक संरचना उन्होंने देश में बनाया, उस पर कौन चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है, इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ हैं जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, और पूरा देश इनको सुनता है और उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है ये बहुत अहम भी हो जाता है, क्योंकि यूथ में जो इनकी पकड़ है उससे आप पूरे देश की नब्ज कम से कम भांप सकते हैं। कन्हैया 61वां परिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब की। पहले जयंती भी मनाने में लोग कोताही बरतते थे, एक बड़ी धूल सी परत जमा दी गई थी उनके विचारों पर। अब परिनिर्वाण दिवस को लेकर भी, चाहे वो आरएसएस हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जो भी पार्टियां हों, वो बढ़ चढ़कर आगे दिखाने की कोशिश करी। तो क्या इसे एक राजनीतिक बदलाव की तरफ आप देख रहे हैं या इसे सिर्फ एक वोट की राजनीति देख रहे हैं? देश के तमाम लोगों को, दुनिया के तमाम लोगों को जो बाबा साहब के विचारों को अपनाते हैं, उस पर चलने की कोशिश करते हैं, उनके बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आप सबको सत सत नमन, बाबा साहब को नमन। और ये अपील करना चाहता हूँ आज के नौजवानों से कि आप यदि एक बेहतर समाज चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बाबा साहब के रास्तों पे चलना चाहिए, उनके विचारों पे चलना चाहिए। जब हम विचार पे चलने की बात कर रहे हैं तो एक बात हमें स्पष्ट तरीके से समझ लेना चाहिए कि महज फ़ोटो लगाना, मूर्ति पे माला चढ़ाना या फिर जयंती मनाना या महापरिनिर्वाण दिवस मनाना ये काफ़ी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है बाबा साहब के विचारों को जीवन में उतारना। और इस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज आप देखिए कि जो लोग जाति पात में विश्वास करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम एक धर्म के आधार पर राष्ट्र की स्थापना करेंगे, वो भी बाबा साहब की अगर मूर्ति लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बाबा साहब के विचार को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं वोट बैंक में अपने आप को फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी है ज़मीन पर जो बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस को एक दिवस के तौर पे नहीं, एक संकल्प के तौर पे लेते हैं और वो चाहते हैं, वो हर संभव कोशिश करते हैं जीवन में कि बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाया जाए। और आप देखिए कि कितनी बड़ी साजिश रही है आरएसएस की कि 6 दिसंबर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है और 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। मतलब पूरे देश में लोग 6 दिसंबर को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस की बजाय बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाने वाले दिन के रूप में याद करें। तो कहीं ना कहीं ये जो एक एकल हिंदू का एजेंडा है, हज़ारों साल से दलितों को जो पीछे करके रखा गया है, उनको इसमें एक साथ कर लिया जाए। मतलब राज करें मुट्ठी भर लोग, लेकिन उनके अंदर ये विश्वास पैदा कर दिया जाए कि हम सब हिंदू हैं। अगर हम सब हिंदू हैं, अगर वो ये साबित करना चाहते हैं, तो मेरा सवाल है कि सभी जातियों के अधिकार बराबर क्यों नहीं हैं। और बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस वो मौका है कि हम इस बात को स्थापित करें कि बाबा साहब एक व्यक्ति नहीं, एक विचार हैं और सिर्फ उनकी मूर्ति नहीं, उनके विचारों को समाज में लागू कराना है। लागू कराने तक जहाँ तक मसला है, मैं समझता हूँ कि यदि सरकार इस देश के अंदर जो शोषित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, महिला हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके हक और अधिकार के लिए बाबा साहब के विचारों पे आगे चल करके बजट को नहीं बढ़ाती है, फेलोशिप शुरू नहीं करती है, नए स्कूल कॉलेज की स्थापना नहीं करती है, तब तक मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो लगाना और मूर्ति लगाना ये बाबा साहब के विचारों के साथ धोखा है। एक ये आप का लेफ्ट से भी करीबी नाता है। एक तरह का एक आरोप लगता रहा है कि जो जब उनका परिनिर्वाण होता है, उसके बाद जब मान्यवर कांशीराम आते हैं राजनीतिक धरातल पर, उस बीच में एक लंबा गैप होता है। उनके विचारों पर एक धूल की परत, मोटी परत जमाने की कोशिश की जाती है। और इसमें इतिहासकार, चाहे वो एनसीईआरटी की किताबें हो, सिलेबस लागू करने का हो, उसमें कोताही बरतने का इस तरह से आरोप लगता है। और वो आरएसएस और बीजेपी आजकल ज़्यादा आरोप लगा रही है कि जितने इतिहासविद थे वो सब लेफ्टिस्ट थे और उन्होंने ही उनको भुलाने की या उनको लाइन से हटाने की कोशिश की। देखिए, दोषारोपण करके बात को पीछे धकेलना ये एक पुरानी साजिश रही है। मान लीजिए कि एनसीईआरटी में लिखने वाले लोग प्रोग्रेसिव रहे हैं, वामपंथी रहे हैं, वो एक बात है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि देश की सत्ता के ऊपर जो है किसी खास विचारधारा के जिनके ऊपर आरोप लग रहा है वो लोग कब्जा जमाए रखें। ये सवाल अगर इसी तरीके से पलट करके आरएसएस से पूछा जाए कि आप जो है गुजरात में पिछले कई दशक से शासन में हैं, मध्य प्रदेश में कई दशक से शासन में हैं, वहाँ आप दीनदयाल उपाध्याय पढ़ाते हैं, वहाँ आप हेडगेवार पढ़ाते हैं, वहाँ आप सावरकर पढ़ाते हैं, लेकिन आप अम्बेडकर नहीं पढ़ाते हैं। आप जो है नागपुर को हमेशा जो है संघ की धरती के रूप में पॉपुलर करते हैं, आप अम्बेडकर की धरती के रूप में पॉपुलर नहीं करते हैं। आप देखिए कि जितनी जगह पे इनकी राज्य में सरकार
सरकारें हैं, पंजाब में भी अकाली दल के साथ सरकार बनाए हुए हैं, जहाँ दलितों की संख्या सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे ये उनके लिए क्या काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के दोषारोपण ये पंथ के लोग दूसरे पंथ पे करेंगे, दूसरे पंथ के लोग तीसरे पंथ पे करेंगे। इससे आगे बढ़ करके हम नौजवानों को, जो इस देश के अंदर 65% हैं, उनको ये बात समझना होगा कि बाबा साहब एक विजनरी लीडर थे। वो किसी कम्युनिटी के लीडर नहीं थे, वो एक देश के नेता थे जिनकी सोच जो है वो यूनिवर्सल थी। वो पूरी दुनिया के अंदर जो शोषण है उसको वो समझते थे, उस स्ट्रक्चर को समझते थे, और वो महज किसी पार्टी के संस्थापक नहीं थे। उनके अंदर जो अर्थव्यवस्था को लेकर के विचार थे, उनके अंदर जो समाज को लेकर के विचार थे, जो दर्शन को लेकर के उनकी सोच थी, उन सोच को नौजवानों के बीच में ले जाया जाए और बाबा साहब के रास्ते पे चल के ही हम एक बेहतर मुल्क बना सकते हैं। इस संकल्प को दोहराया जाए, उस संकल्प को आगे बढ़ाया जाए। ये एक जो आप खुद छात्र आंदोलन से जुड़े हैं, एक जो नए तरह का उभार आप देख रहे हैं, वो तबका जो शोषित था, वंचित था, वो बाबा साहब की जो जो इमेजिनेशन था, उनका जो उनकी जो परिकल्पना थी, उस वजह से आज यूनिवर्सिटी पहुंच रहा है, कॉलेज पहुंच रहा है, और उसको नतीजा भी भुगतना पड़ा, चाहे वो रोहित वेमुला हो, चाहे वो लखनऊ में निकाल दिए जाते हों दलित छात्र। लेकिन ये प्रतीकात्मक जो बड़ी लड़ाई वो लड़ रहे हैं, वो संघर्ष भी कर रहे हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी में भी वो छात्र संघ चुनाव जीते हैं। जेएनयू में बापसा 2-3 साल में अच्छा परफॉर्म करती है। तो क्या लगता है कि बाबा साहब का जो एक सपना था कि मजबूत देश बने, इसके लिए जो समाज में तमाम तरह की जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म किया जाए, इंसान को बेहतर इंसान बनने दिया जाए, जाति आधारित जो व्यवस्था है उसमें जो असमानता है उसको ख़त्म किया जाए, उसका कुछ असर होता दिख रहा है? और वो किस तरह से, कितना तेज़ी से असर कर रहा है, और कितनी तेज़ी होनी चाहिए उसमें? देखिए, आज जिस तरीके से शोषण की नई नई परंपरा स्थापित हो रही है, उसमें इस बात में कोई दो राय नहीं है कि तमाम शोषितों को एकजुट होना चाहिए। और बाबा साहब इसीलिए ये कभी नहीं बोले कि जाति को बचा करके रखना है। आइडेंटिटी की जो उनकी लड़ाई थी, वो आइडेंटिटी को ख़त्म करने की लड़ाई थी, वो आइडेंटिटी को बचाने की लड़ाई नहीं थी। निश्चित तौर पे जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, जो एफर्मेटिव एक्शन लागू किया गया, वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट पे जो अवसर प्रदान किए गए शोषित लोगों को, आज जो है उस पे एक खतरे का बादल जो है वो मंडरा रहा है। किसी बहुत कम इंस्टीट्यूशन बचे हैं जहाँ पे इन लोगों को अवसर मिल पा रहा है, जो शोषित तबके से आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ आने के बाद तो वो चुनौती का सामना करते ही करते हैं। यहाँ से निकलने के बाद उनके पास रोज़गार नहीं है। यहाँ आने के लिए भी एक एक करके इंस्टीट्यूशन बंद किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब के समय में जितनी चुनौती थी, आज उस नज़रिए से अगर हम देखें तो कई तरह की गंभीर चुनौतियां पैदा हुई हैं। ऐसे दौर में जितने संगठित होने की बात बाबा साहब कहते थे, उससे भी ज़्यादा संगठित होने की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पे दोनों तरह की बातें होती हैं। जब निराशा है तो आशा भी है, चुनौतियां हैं तो उन चुनौतियों से लड़ने का संकल्प भी है। लेकिन मैं समझता हूं कि कठिनाइयां ज़्यादा बढ़ी हैं और जितनी सफलता हम लोगों को मिल पा रही है वो नाकाफ़ी है। इस सफलता को हमको बढ़ाने की ज़रूरत है। एक लड़ाई इस स्तर पे होगी कि वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट पे और विश्वविद्यालय खोले जाएं और शोषितों पिछड़ों को वहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाए। दूसरी लड़ाई ये होगी कि जो इंस्टीट्यूशन है उस इंस्टीट्यूशन में भी अफर्मेटिव एक्शन को प्रॉपरली लागू कराया जाए। तो मैं समझता हूँ ये दोहरी लड़ाई है। जितनी सफलता हम लोगों को मिल पा रही है वो हमारे उत्साहवर्धन के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर हम लड़ाई को जीतने की ओर देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी नहीं है। उसको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, शोषितों की एकता को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से हाल के दिनों में एट्रोसिटी के मामले बढ़े हैं, चाहे वो दलित हों, आदिवासी हों, महिलाओं को लेकर अपने देश में एक हमेशा से एक रूढ़िवादिता रही है, जिसको लेकर उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया, उनको कानून मंत्री के तौर पे इस्तीफा देना पड़ा। तो क्या लगता है कि जो बाबा साहब की परिकल्पना थी एक मजबूत राष्ट्र की, और आज जिस तरह से राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रवाद की परिकल्पना की जा रही है, जिसमें एक जाति आधारित, धर्म आधारित चीज़ों को राष्ट्रवाद कहा जा रहा है, उसमें व्यक्ति जो है वो कहीं गौण है, तो इसे क्या एक नए खतरे के रूप में आप देख रहे हैं, या फिर से जो अम्बेडकरवादी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अम्बेडकरवादी युग की वापसी हो रही है, या अम्बेडकर का युग आ गया है, तो इन दोनों में किस तरह का कंट्राडिक्शन लग रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी देश की बात होगी तो देश जो है वो उसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होगा, देश किस आधार पे चलेगा, तो संविधान की बात होगी। संविधान की बात होगी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात होगी, उनके कंट्रीब्यूशन की बात होगी, उनके विचारों की बात होगी। तो ये जो आजकल एक ट्रेंड चला है देशभक्त और देशद्रोही होने का, मैं समझता हूँ कि जिनको इस देश के संविधान में भरोसा नहीं है वो देशद्रोही हैं।
जो कहते हैं कि वो सेकुलरिज्म के आइडिया को ड्रॉप करके एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो देशद्रोही बात कर रहे हैं। जो कहते हैं कि संविधान को हटा करके मनुस्मृति को जो है कोड के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाए, वो देशद्रोही है। जो कहते हैं कि इस देश के अंदर माइनॉरिटी मेजॉरिटी का जो डिबेट है वो फॉल्स डिबेट है, वो देशद्रोही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। तो जब भी नेशनलिज्म का कोई सवाल आएगा तो बाबा साहब जो है सेंटर ऑफ द डिबेट रहेंगे। और जहाँ तक इस डिबेट का सवाल है, नेशनलिज्म के डिबेट का सवाल है, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के इतिहास को जब हम उठा करके देखते हैं, जब जब नेशनलिज्म हिलकोड़ें मारती हैं तो उससे देश के टुकड़े होते हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देश को के टुकड़े करने के पक्ष में नहीं थे। और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं, जितने भी ऑप्रेस्ड लीडर दुनिया के रहे हैं, चाहे आप नेल्सन मंडेला को देखिए, मार्टिन लूथर किंग को देखिए, इवन कि गोरे होने के बावजूद जो ब्लैक की लड़ाई लड़ते थे, अब्राहम लिंकन को देख लीजिए, तो वो हमेशा यूनिफिकेशन की बात करते हैं, वो चीज़ों को जोड़ने की बात करते हैं। आज जब तोड़ने की बात कर रही है तो जो यूनिफिकेशन करने वाले विचार हैं, इसीलिए मैं जब कहता हूँ कि जय भीम और लाल सलाम, लाल और नीले को भी एकजुट होना चाहिए, जितने भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट फोर्सेस हैं उनको यूनाइट करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इस बात की प्रेरणा जो है वो बाबा साहब से ही मिलती है। एक मैं ये सवाल पूछने भी वाला था कि मैं लाल सलाम भी सुनता रहता था, जय भीम भी सुनता रहता था, ये आपके दिमाग में कब आया कि जय भीम और लाल सलाम का जो एक युगलबंदी है वो की जाए? देखिए, जब हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने राजनीतिक मूल्यों को बचा नहीं पा रही है, और उसके चलते बीजेपी को लोग जो है किसी ना किसी रूप में एक विकल्प के तौर पे अपनाने लगे हैं। और बीजेपी अगर इस देश में आता है तो कहीं ना कहीं वो वैसे रेग्रेसिव विचारों को लेकर के आएगा जो बुनियादी तौर पे मार्क्सवाद के खिलाफ भी है, अम्बेडकरवाद के खिलाफ भी है, फूले के खिलाफ भी है, पेरियार के खिलाफ भी है, कबीर के खिलाफ भी है। वो तमाम जो श्रामणिक परंपरा है, दो तरह की परंपरा हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल थॉट में, ब्राह्मणिक परंपरा और श्रामणिक परंपरा। तो जो श्रामणिक परंपरा को मानने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर हमले बढ़ेंगे, हमले तेज किए जाएंगे। तो इस बात का रियलाइजेशन जो है जब जेएनयू में लोगों को हुआ कि जिस तरीके से एबीवीपी बढ़ रहा है और एबीवीपी को काउंटर करने के लिए जो एग्जिस्टिंग लेफ्ट फोर्स है वो जो है एक विकल्प नहीं दे पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वामपंथियों को, जो अपने आप को लाल कहते हैं, और जो अम्बेडकराइट लोग हैं जो अपने आप को नीला कहते हैं, उनकी यूनिटी से ही हम फांसीवाद को रोक सकते हैं, हम जातिवाद को रोक सकते हैं, छुआछूत को रोक सकते हैं, और अल्पसंख्यकों के ऊपर जो बहुसंख्यकवाद का हमला है उसको रोक सकते हैं। और पूरी दुनिया के स्तर पर अगर हम देखें तो एक ऐसा राष्ट्रवाद जो सबको लेकर चले, एक ऐसा देश प्रेम, देशभक्ति नहीं, देश प्रेम, जो देश के लोगों की बात करता हो और जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं उनको भी एक वो चुनौती दे सके, उनको परास्त कर सके। एक आखिरी सवाल करनी है कि क्या जो आपका जो कंसेप्ट है, जो आपने जो एक नई सोच पैदा करने की कोशिश की है, लाल सलाम और जय भीम, लेफ्ट को लेकर एक धारणा रही है कि अपर कास्ट एक्सेप्टेंस रहा है, वहाँ भी किसी तरह का आपको विरोध झेलना पड़ता है या वहाँ एक्सेप्ट है, ये आपकी बात को माना जा रहा है? क्योंकि लेफ्ट के मैंने तमाम नेताओं को देखा है, वो अपने यूथ आइकन के रूप में आपको देख रहे हैं। देखिए, बहुत ईमानदारी से अगर मैं इस बात को कहूँ तो मैं कहूँगा कि जब भी आप कोई बात शुरू करते हैं जिसमें नयापन होता है, तो जो पुराना स्ट्रक्चर होता है उसको जो फॉलो करने वाले लोग होते हैं, वो किसी भी रंग के हो सकते हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते हैं, तो वहाँ से एक विरोध आती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी जो है लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से सीखना चाहिए, या वैसे वो तमाम लोग जो शोषितों की बात करते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलने का मादा रखते हैं, तो आप देखेंगे कि वो हमेशा विपरीत परिस्थितियों में चल कर के ही दुनिया को साबित कर पाते हैं कि नहीं, हम सही हैं। तो ऑब्जेक्टिवली जब आप कोई बात को कह रहे होते हैं तो उसका एक एक्सेप्टेंस होता है, और विरोध के बावजूद लोग उसको स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे जो लोग लाल सलाम कहते हैं वो प्रोलेटेरियत की बात करते हैं। कौन है प्रोलेटेरियत इस देश में? इस देश की जो शोषित पीड़ित जनता है वही प्रोलेटेरियत है। और जो शोषित पीड़ित जनता है उसकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन से एक नौकरी ले लेने की लड़ाई नहीं है, वो इक्वलिटी की लड़ाई है, वो जस्टिस की लड़ाई, वो आत्मसम्मान की लड़ाई है। तो कहीं ना कहीं उसका मीटिंग पॉइंट है, ऑब्जेक्टिवली है, और ऑब्जेक्टिवली अगर वो मीटिंग पॉइंट है तो हम लोगों को अपना हर संभव एफर्ट करना चाहिए उस मीटिंग पॉइंट को ढूंढने में, उस मीटिंग पॉइंट को आगे बढ़ाने में, ताकि जो है एक बेहतर समाज, एक समतामूलक समाज, सबके लिए आत्मसम्मान का समाज और सबके हक और अधिकार को सुनिश्चित करने वाला समाज हम बना सकें।
कन्हैया को लेकर कई तरह की बातें होती हैं। बहुत लोग असहमत होते हैं, बहुत लोग घोर तरीके से इनके साथ सहमत होते हैं। लेकिन एक जो नई परिभाषा इन्होंने गढ़ी है, जय भीम और लाल सलाम, उसको लेकर पूरे देश में लोगों की समझ बढ़ी है। और इसका क्रेडिट आपको कन्हैया को देना पड़ेगा कि जो दोनों तरफ जो कट्टरवाद था जाति को लेकर, विचारों को लेकर, उसको जो तालमेल की कोशिश है वो लगातार ये कर रहे हैं और उसमें बहुत हद तक ये सफल होते भी दिख रहे हैं। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जेएनयू, दिल्ली।